जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग, बताइए। मज़े में हैं? बताओ। बढ़िया। तो एक मेरे पास शिकायत आई है। मेरे पास शिकायत ये आई है कि सर आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो। इतनी चीज़ों की जो है आवश्यकता नहीं है। तो भाई पहली ऐसी बात है, मतलब मैं शायद ऐसा इंडिया का पहला ऐसा एजुकेटर हूँगा जिसको ज़्यादा पढ़ाने पे शिकायत आ रही है। ठीक है। तो देखो यार, एक बात बता देता हूँ, मैं कोई ज़्यादा या कम नहीं पढ़ा रहा। असल में जितनी चीज़ों की ज़रूरत हमें है मैं वो पूरी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि बाकी जगह या बाकी एजुकेटर्स ने या बाकी किताबों में उतना नहीं दिया गया है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा करा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो जो आपका एसएससी का सिलेबस है या और भी एग्जाम्स का सिलेबस है, ठीक है, उसमें क्या आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं पढ़ना है, मुझे ये बताइए। अब आप सिंपल जो जो स्लाइड में दिखाते चल रहा हूँ आप देखते चलो, फिर आपको पता चलेगा कि इतनी चीज़ों में सच में हमें कितना स्किप करने वाला पोर्शन है और कितना जो है, ठीक है, पढ़ने वाला पोर्शन है। ठीक है, कितना स्किप करना है, कितना पढ़ना है, कौन आपके लिए ज़रूरी है, कौन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। एक बार आप खुद देखिए पहले। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर उसके बाद ये सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फिर आपको ये भी पता है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन तक की दूरी जो है वो निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद उसी पॉइंट की दूरी अगर हमें ओरिजिन से निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। फिर अगर दो समानांतर रेखाएं दी गई हो, पैरेलल लाइंस दिए गए हो, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी। फिर उसके बाद हम बात करें तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब बोलोगे सर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ पे आ गया। तो भाई मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रश्न आते हैं ट्रायंगल्स के टाइप के ऊपर। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है या कहीं नहीं दिया गया तो उसमें हमारी गलती नहीं है। आपको ऐसा दे दिया जाएगा कि ये 3 कोऑर्डिनेट है और बताओ इसमें से कौन सा ट्रायंगल होगा, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन सा ट्रायंगल होगा। तो उसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके। फिर उसके बाद आप आते हैं एरिया के ऊपर। एरिया में भी 2-3 तरह के अलग अलग सवाल बनते हैं। एक तो सिंपल सिंपल आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है, तब पूछा जाता है एरिया बताओ, एरिया कितना होगा। फिर उसके बाद आपको क्या होता है कि कोऑर्डिनेट के बजाय आपको इक्वेशन दी जाती है और इन इक्वेशंस की मदद से आप एरिया निकालते हैं। क्या सिर्फ हमें ट्रायंगल तक के ही एरिया को पढ़ना है? अब आप देखो, आपको पूरे मेंस के सभी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं यहाँ पे। 2018 के मेंस में तीनों शिफ्ट के जितने क्वेश्चन थे, 2019 के तीनों शिफ्ट के जितने क्वेश्चंस थे, सभी बकायदा यहाँ लिखा गया है। सीजल 13 तारीख, 15 तारीख, फिर उसके बाद जो है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं, संरेख है कि नहीं है, ये भी आपको पता है। कोलिनियरिटी चेक करने के 4 तरीके होते हैं, हर बात को यहाँ पर। फिर प्रीवियस ईयर के साथ सभी को। फिर आपको पता है कि भैया सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब आपको शायद मेरी ही क्लास इकलौती ऐसी मिलेगी जिसमें मैंने चारों ट्रायंगल या चारों सेंटर्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बाकी मैंने और कहीं पर नहीं देखा किसी को ये चारों सेंटर्स कराते। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है और अगर आपको जानकारी नहीं है तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे आप। फिर सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं वो आप देखेंगे कि हाँ भैया सेंट्रोइड कैसे निकलता है। सेंट्रोइड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके। फिर इन सेंटर देखेंगे, इन सेंटर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो गए। और जबकि तो मैंने सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस रखे हैं, अगर मैं इसको 3-4 और बढ़ा देता तो शीट और आगे चली जाती। फिर आप बोलते सर 100 क्वेश्चन तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही दे रहे हो। अरे भैया दे रहे हैं ताकि आप सीख पाओ, इस बात को समझो। ठीक है, फिर ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं। ऑर्थो सेंटर निकालने के बाद फिर तब आप देखेंगे सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं, हर के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके अलावा जैसे ट्रायंगल का एरिया देख लिया, तो अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया देखो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वाड्रिलेटरल के बाद फिर आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में कैसे होगा, वाई एक्सिस में कैसे होगा, उसके ऊपर कुछ सवाल हो गए। फिर चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हो गया, लेकिन अगर किसी लाइन पर रिफ्लेक्शन दे देगा तो लाइन पर रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। लाइन पर रिफ्लेक्शन में आपके मेंस में सवाल पूछा गया है। फिर तब आता है आपका सर्कल। सर्कल का एक जनरल फॉर्म पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जनरल इक्वेशन हो गया तो क्या होगा। फिर उसका एक्सटेंडेड इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलोगे सर क्वेश्चन आते हैं क्या, तो देखो सीएचएसएल में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो ये सभी आपके पार्ट है। इसके अलावा बहुत ऐसी चीजें हैं जो कराई जा सकती हैं, लेकिन हाँ वो जो है थोड़ा इरेलीवेंट हो जाएगा। तो जितनी चीजों की आवश्यकता है उतना मैंने शीट में आपको डाला है। 70 क्वेश्चन की बहुत ही बेहतरीन शीट बनाई है आप लोगों की।
कल तक आप परसों तक आप लोगों की परसों कह रहा हूं नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों की जो शीट है वो अपलोड हो जाएगी और इस 70 सवालों के माध्यम से आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। बहुत ऐसे सवाल होंगे जो आपको एकदम बेसिक मिलेंगे, बहुत ऐसे होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको रिवाइज करिए, मन लगाकर जो है पूरा का पूरा पढ़िए। इतना अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर अप कर लेते हैं तो आपको फिर कहीं और भटकने की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी किताब के लिए, ना ही कहीं पर किसी की वीडियो के लिए। बस इतना आप करते जाइए, ठीक है। बहुत सोच समझकर पूरा मुझे जो है 10 दिन लगे इस कंटेंट को बनाने में। मैंने खुद ये कंटेंट को प्रिपेयर किया, एक एक बातों को मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला है यहाँ पर, ताकि आपको वो बात समझ में आ सके जो मैं बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या। बहुत चीजें मैंने देखी है, बच्चे याद कर लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है, 2-3 चीजें याद कर लेंगे और समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। भाई ऐसे नहीं होता खत्म कोई चीज, इस बात को ध्यान रखो जब तक आप उसके सभी इन्स एंड आउट्स को नहीं जानते हैं। और ये तो वो चीजें हैं जो मैं आगे कराने वाला हूं, जितना मैंने पीछे करा दिया उसका तो हिसाब अलग बनता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, मन लगा के। चलिए आ जाइए, आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है एंगल बिटवीन दो लाइन। अब देखो 2 लाइन दी गई हैं और वो दोनों लाइन किसी भी एंगल पर हो सकती हैं। वो या तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं, या वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, या किसी थीटा एंगल पर हो सकता है। तो हमसे पूछा गया है उनके बीच का एंगल बताओ कि उनके बीच का आप एंगल कैसे निकालोगे। तो देखो क्या होता है, जैसे मानो आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या हो गया, मान लीजिए ये एक रेखा हो गई जो हमारा कितने के एंगल पर है, तो आप बोलेंगे सर ये अल्फा पे है, ठीक है। और ये हमारा दूसरी रेखा हो गई जो हमारे कितने के कोण पर है, तो बीटा के कोण पर है। तो हमारा एग्जामिनर बोलता है कि ये 2 लाइन के बीच में जो ये एंगल थीटा बन रहा है ना, तुम ये थीटा बताओ कि ये थीटा कितना होगा। अब क्या होगा कि बहुत बार ये 2 रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं जो इनके बीच का कोण हमें ये बताना पड़े, बहुत बार ये 2 रेखाएं समानांतर भी हो सकती हैं तो इनके बीच का कोण कुछ बनता ही नहीं है, 0 बनता है, ठीक है। तो जनरल हम जान लेते हैं कि किसी 2 लाइनों के बीच का एंगल कैसे निकाल लेंगे, उसके बाद पैरेलल और परपेंडिकुलर का भी कंसेप्ट को हम समझ लेंगे। अब बात करते हैं यहां पर कि अगर ये वाली लाइन अल्फा बनाती है, ये वाली लाइन बीटा बनाती है, तो मुझे जरा खुद बताओ कि ये अगर अल्फा है ये बीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा। तो बोलोगे सर ये अल्फा माइनस बीटा। एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, अगर अंदर वाला कोण निकालना है तो अल्फा में से क्या घटाना पड़ेगा, बीटा, यानी अल्फा माइनस बीटा। और आपको पता है कि ये 2 लाइनें हैं, अगर मान लो एक दूसरे को काट रही हैं तो ये जो थीटा होगा वर्टिकली इसके बराबर होगा, यानी आप कह सकते हो सर थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा, थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा, ऐसा कहा जा सकता है। अब आप दोनों साइड tan थीटा लगा दो, अगर आप दोनों साइड tan लगाते हो तो क्या होता है, इधर हो जाता है tan थीटा और इधर हो जाएगा आपका tan अल्फा माइनस बीटा। समझ में आ गया बात। उसके बाद आप देखोगे तो यहां पर ये आपका tan थीटा हो जाएगा। tan x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए जरा। tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा और डिवाइडेड बाई क्या होगा मेरे भाई, 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहां पर तो बोलेंगे सर tan ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब आपको पता है कि ऐसे जैसे मानो एक लाइन हो गई हमारी यहां पर और ये लाइन जो है यहां पर अल्फा एंगल बनाती है, ठीक है। तो याद करो पहले दिन मैंने आपको बताया था कि जो इसका स्लोप होता है वो स्लोप का वैल्यू क्या होता है, तो m बराबर tan ऑफ अल्फा होता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। जो स्लोप होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है। यानी अगर हम अल्फा वाले का स्लोप जो है, देखो tan अल्फा को अगर हम m1 मान ले क्योंकि वो m1 का स्लोप है, और इसको अगर हम m2 मान लें, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 m2, तो हमारे पास थीटा निकालने का साफ साफ फॉर्मूला हमारा आ चुका है कि tan ऑफ थीटा बराबर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। tan ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। समझ में आ गया, क्योंकि हमें ये बात पता है कि tan अल्फा जो होता है वो किसके बराबर, m1 के बराबर, ये हमारा m2 के बराबर। अब हमने जान लिया कि अगर हमें कोई भी 2 लाइन है, 2 रेखाएं हैं, तो उनके बीच का कोण कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि भैया tan ऑफ जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि दोनों के दोनों रेखाएं क्या हैं, पॉइंट नंबर 1 कर डिस्कस करें कि दोनों के दोनों रेखाएं पैरेलल हैं। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, यदि 2 लाइन्स हमारी क्या है, समानांतर हैं। अगर दोनों लाइन्स हमारे क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब अगर दोनों लाइन्स पैरेलल हो गए तो जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि 2 लाइनों के बीच में तो कोई कोण ही नहीं बनेगा। अब 2 लाइनों के बीच में कोई कोण नहीं बनेगा तो उस केस में क्या होगा,
उस केस में क्या होगा समझेंगे मेरी बात को। तो टेन थीटा, देखो ये थीटा जीरो हो जाएगा तो टेन जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो को किसी भी संख्या के साथ गुना करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो m1 माइनस m2 बराबर जीरो, m1 माइनस m2 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप कह पाओगे कि सर उनके जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। यही कारण होता है कि जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया बात। फिर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, यदि ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हों, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर होंगी यानी लंब के 90 डिग्री के लाइन पर होगी, तो उनके बीच में जैसे एक रेखा ये हो गई दूसरी ये, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर थीटा बराबर 90। अगर थीटा बराबर 90 है मेरे भाई तो tan 90 का मान कितना होता है बताओ। ठीक है, तो उस केस में आप बोलोगे सर tan 90 का मान कितना होता है बताइए। tan 90 का मान कितना होता है बताइए, बराबर हो जाएगा हमारा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, tan 90 बराबर m माइनस m2। अब tan 90 का मान कितना होता है बताओ, चलो बताओ। tan 0 का मान 0 हो गया, tan 90 का मान कितना होगा, tan 90 बराबर sin 90 अपन cos 90, sin 0 0 होता है, sin 91 हो गया। ठीक है, यानी यहां पर बोलेंगे कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने, सही तो है। अगर दो लाइनें पैरेलल हों, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पर तो आपका प्रोडक्ट जो है यहां पर ये वाली वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो हम बोलेंगे सर यहां पर देखो, हम बोलेंगे यहां पर सर 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी उनका जो स्लोप होगा m1 इंटू m2 जो होगा वो कितने के बराबर, -1 के बराबर। कितना आ जाएगा, तो m1 इंटू m2 बराबर कितना हो जाएगा, तो -1 के बराबर। तो यही बातें सबसे पहले आपके सामने लिखी गई हैं कि अगर दो लाइनों के बीच का आपको एंगल निकालना है तो उसका tan थीटा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 होता है। ठीक है, फिर अगर वो दो लाइनें देखो यहां पे गौर से, फिर उसके बाद आपको यहां पॉइंट मैंने बताया है कि अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो इनका स्लोप बराबर होगा, और अगर ये दोनों रेखा जो है लंबवत हैं तो इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल इन्फिनिटी होता है, tan 90 का 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी ऐसे भी कह लो 1 अपॉन 0। देखो tan 90 का मतलब sin 90 अपॉन cos 90 लिख सकते हो, बताओ sin 90 अपॉन cos 90 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, cos 90 का मान 0 होता है, 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, और 1 को इसके साथ गुना करोगे तो यही मिल जाएगा। इसलिए 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0 इंटू इतना आपका 0 हो जाएगा। तो m1 m2 कितना हो जाता है, तो m1 इंटू -1 हो जाता है। तो पहले हमने जाना कि अगर कोई भी रेखा दी गई है तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। अगर वो दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और अगर वो लंबवत हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्लियर हो गया ये बात। अब इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन से जरा इन क्वेश्चंस को लगाइए आप। तो सवाल में कहा गया ये आपके दो लाइन हैं, दो रेखाएं हैं, इनके बीच का आपको क्या पता करना है, कोण पता करना है। तो भाई कोई भी दो लाइनें दी गई होंगी तो हमें सबसे पहले उनके बीच का क्या है, एंगल को पता करने के लिए उनके स्लोप को पता करना पड़ेगा। और हमेशा इस बात को ध्यान रखो, ये y बराबर mx प्लस c से ही स्लोप निकाल पाओगे। तो यहां पर इसका स्लोप कितना है, तो बोलोगे सर इसका स्लोप हमारा हो गया 2। ठीक है, इसका स्लोप कितना है, तो y बराबर mx, ये जब 3 उधर जाएगा तो उसका स्लोप आ जाएगा -3, यानी m2 का मान कितना हो जाएगा, तो -3। तो tan थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा मेरे भाई, मॉड लगा देंगे। मॉड से क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब एक साथ जो है वो पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव में भी आए, मॉड्यूलस लगाने के बाद हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि हम थीटा का मान निकाल रहे हैं, थीटा नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, तो आप बोलेंगे सर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 2 इंटू 3, ये हमारी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई बताओ, ये हमारी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, बता दो जल्दी से कि m1 माइनस m2। ठीक है, और यहां पर 2 और -3 कितना हो जाएगा, प्लस। यहां पर एक बार करेक्ट कर लो जरा। ठीक है, m1 माइनस m2। ठीक है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। कोई दिक्कत की बात, यहां कोई परेशानी की बात, 2 जमा 3 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा -6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। जब यहां पर ये इसको काटेगा तो बोलोगे सर tan थीटा का जो मान आ रहा है, tan थीटा का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, बता दो जल्दी से। तो tan थीटा का मान मॉड्यूलस लगाने के बाद हमारा 1 आ रहा है, तो थीटा का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर 45 डिग्री। कितने पर 1 आता है, तो 45 डिग्री पर आता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे देखो। आपको कहा गया है कि भैया आपके ये दो लाइन है और ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, तो आप बताओ ए की वैल्यू। अब आपको पता है अच्छे से ये बात कि अगर दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनके जो स्लोप होते हैं बराबर होते हैं। इसका स्लोप कितना होगा, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो, 4 को उधर भेजोगे -4/2, यानी इसका स्लोप आएगा -2। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। यहां पर आपका कितना है, तो 2y जमा 4x प्लस 5 है। 2y जमा 4x प्लस 5 बराबर 0 है, तो बोलोगे सर 2y बराबर उधर भेजो -4x प्लस 5, ठीक है। फिर 2 से सबको भाग करना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -4/2 इंटू एक्स प्लस 5। तो आपने कहा सर y बराबर कितना है, तो y बराबर mx प्लस c है। m का मान कितना आ गया, तो -4/2। आप डायरेक्ट ऐसा भी कह सकते हो, इस बात को ध्यान रखो, अगर आपको स्लोप निकालना है तो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको y के कोफिशिएंट के साथ भाग कर देंगे और x हमेशा y के अपोजिट साइड को लेना है, ठीक है। पहले तो y को, x वाले को y के अपोजिट भेजो, दाहिने साइड भेजो, तो उधर गया तो -4 हो गया, और x का कोफिशिएंट -4, उसको 2 के साथ भाग कर दो, यानी स्लोप कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो पहला वाला स्लोप कितना हो गया, -2। उसी तरीके से ये जो -2 है ये बराबर होगा हमारे यहाँ के, क्योंकि y बराबर mx प्लस c, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो सवाल में कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका स्लोप कितना आएगा, तो इसका स्लोप -2 और इसका स्लोप बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं समानांतर हैं। जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, बराबर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, हर सवाल में आपको यही बात समझना है कि दो रेखा अगर समानांतर है तो उनके स्लोप हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला सवाल इसी तरीके से है आपको कि दो रेखाएं दी गई हैं और ये दोनों के दोनों रेखाएं क्या है, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। तो बोला गया है यहां पर a का मान बताओ, a का मान कितना होगा। अब आपको पता है कि भैया एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों के दोनों क्या है, लंबवत हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, -1 आएगा। दोनों को गुना करने पर कितना आएगा मेरे भाई, तो -1 आएगा। इसका स्लोप कितना है, तो बोलोगे सर 4 है। और दूसरे वाले का देखो, यहां पर आप लिख सकते हो कि सिंस m1 बराबर m2, ठीक है, देयरफॉर a बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहां पर दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर है तो लिख सकते हो सिंस m1 इंटू m2 बराबर कितना, -1। m1 का जो मान है वो है हमारा 4। m2 के मान की बात करें तो m2 का मान हमारा a+1 है, तो बोलेंगे 4 इंटू a+1 बराबर होगा किसके, -1 के। बराबर होगा किसके मेरे भाई, -1 के। यानी 4a प्लस 4 बराबर हो जाएगा -1 के। तो a बराबर जो वैल्यू आएगी -5/4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -5/4। 4 को उधर भेजो, -5, -5/4। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर होंगी तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। ध्यान रहेगा, बताइए, ध्यान रहेगा यहां पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपको इसी तरीके से दिया गया है कि यदि ये रेखा और ये रेखा दोनों के दोनों समानांतर हैं तो हमारा a का मान कितना होगा, हमसे पूछा गया है। अगर ये दो रेखाएं समानांतर हैं, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इनके स्लोप बराबर होंगे। इस वाले का स्लोप और इस वाले का स्लोप बराबर होगा, तो बोलोगे हाँ सर। पहले वाले का स्लोप कैसे निकालोगे, जान के आपको बड़ा इक्वेशन दिया है ताकि आप हंसो, लेकिन फिर भी बोलोगे सर कोई बात नहीं, इसका स्लोप पहले तो x को उधर भेजेंगे, तो आ जाएगा -2x, और x के कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट के साथ भाग कर देंगे, तो x का कोएफिशिएंट होगा -2 और y का कोएफिशिएंट होगा a+1, यानी ये पहले वाली रेखा की क्या हो गई, स्लोप हो गई। उसी तरीके से दूसरे वाले की स्लोप निकालनी है तो y को इधर रखो, x को उधर भेज दो, तो x का कोएफिशिएंट -5 और y का कोएफिशिएंट 3 है -1, यानी इसका जो बराबर होगा वो होगा -5 और बट्टे में कितना, 3 है -1। कोई समस्या की बात यहाँ पे, चूंकि ये दोनों लाइनें समानांतर हैं तो इनके जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके जो स्लोप होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। 0 से माइनस से माइनस खत्म, यहां पर करोगे तो 6 से माइनस कितना आ जाएगा, 2, बराबर में आ जाएगा 5a प्लस कितना, 5 के। 6 में से a गया तो हो जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सवाल में बोला गया है a का मान बताइए, तो a का मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई,
समझ में आ गया। चलो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कहा गया है कि यदि ये दो रेखाएं क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो यहां पर आप बताइए ए का मान कितना होगा। दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं तो आप खुद बताइए क्या बोलते हैं कि सर दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, -1 होता है। दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, -1। आप यहां पर इसका स्लोप निकाल देंगे, यहां पर इसका स्लोप निकाल देंगे, दोनों को गुना करेंगे, -1 आएगा, वहां से आपको ए का मान पता चल जाएगा। तो ये सवाल, ठीक है, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ये सवाल आपको पीजीडब्ल्यू के लिए छोड़ रहा हूं। पीजीडब्ल्यू का मतलब आपको खुद से करना है। एक सवाल ऐसा आपको ट्राई करना ही करना है। यहां पर आसानी से स्लोप निकल जाएगा। x को उधर भेजोगे तो -4 इंटू ब्रैकेट में माइनस और ब्रैकेट के अंदर 4 + 1 को डिवाइड करेंगे आप 3 के साथ, उसी तरीके से इसका स्लोप निकाल देंगे। दोनों के प्रोडक्ट को जो है गुना करने के बाद -1 के बराबर रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आप एंगल्स बिटवीन टू लाइंस के कंसेप्ट को समझ पाए कि अगर दो रेखाओं के बीच में अगर मुझे उनका एंगल निकालना है तो मुझे पहले उनके स्लोप को निकालना पड़ेगा, और स्लोप को निकालने के बाद tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर वो दोनों समानांतर होते हैं तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे, और अगर वो दोनों लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में जब आप देखेंगे तो आपको एक पॉइंट दिया जाएगा। जैसे मानो मैंने कहा कि यहां पर मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट जो है मेरा x, y है, और यहां पर एक लाइन है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का इस लाइन के साथ कितना दूरी होगा मुझे ये बता दो। ये डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ। कोई भी लाइन होगी, कोई भी पॉइंट होगी, ये पॉइंट ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है वो तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बताते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं ये अगर पॉइंट है तो बताओगे ऐसे वाली दूरी, भैया ये डिस्टेंस नहीं होती। डिस्टेंस का मतलब सबसे छोटी दूरी, यानी यहां पर अगर ये रेखा यहां पर है और ये रेखा है तो ये 90 डिग्री वाला जो होगा, ठीक है, डिस्टेंस, वही सबसे शॉर्टेस्ट। दोबारा से समझो, जैसे ये लाइन है और यहां पर एक रेखा है, तो इस रेखा से इस लाइन की दूरी ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है। लेकिन हम कौन सा वाला डिस्टेंस निकालते हैं, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर हम यहां पर ये कहना चाहें तो इस पॉइंट से इस लाइन पे जो 90 डिग्री वाला डालेगा वैल्यू, हमें उसका मान पता करना है। हमें क्या करना है, उसका मान पता करना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो d नाम का डिस्टेंस आएगा, ये d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमसे ये पूछा गया है, ये d का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप मुझे यहां पर बताओ ये d का मान। देखो, अगर प्रूफ बताने लगूंगा हर टॉपिक के या हर कंसेप्ट के तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, जिसका मुझे लगता नहीं है कि कोई जरूरत है। इसका प्रूफ भी आप निकाल सकते हैं, बट इट विल अगेन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हर सवाल में हम प्रूफ बताने लग गए तो फिर आपका वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और मजा भी नहीं आएगा। तो हम सीधा एक बात को समझते हैं। देखो, कोई भी लाइन होती है तो लाइन के पास क्या होता है, हमेशा एक रेखा के पास एक इक्वेशन होता है। जैसे मानो इस लाइन के पास क्या होगा, एक इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन का नाम ax + by + c = 0। कोई भी लाइन के पास इक्वेशन होता है और इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होता है। ठीक है, साथ में जो कोई भी पॉइंट होता है उस पॉइंट के पास क्या होते हैं, तो एक कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे मानो ये पॉइंट है, पॉइंट P नाम का, तो इसके पास एक कोऑर्डिनेट होगा x1 और y1 का। ठीक है, आपको पता है, देखो अगर मानो एक लाइन खींचा तो भैया लाइन के पास इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन हो गया। एक पॉइंट लेगा तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, वो लिख दिए। अब उस पॉइंट से उस लाइन तक की दूरी निकालनी है, इस पॉइंट से इन लाइन तक की दूरी निकालनी है, तो सीधा फॉर्मूला याद रखो, डिस्टेंस बराबर। अब सोचो कि ये पॉइंट जो है यहां पर, ये लाइन पर है, ठीक है, ये लाइन पर है। जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो कुछ नहीं करना है, x के कोएफिशिएंट को यानी इस a को, ठीक है, गुना करना है। देखो यहां x के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो x के स्थान पर ये x1 आ जाएगा। ठीक है, फिर b रहेगा, y के स्थान पर कितना आ जाएगा, तो y1 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। फिर यहां पर क्या रहेगा, फिर c रहेगा और बराबर 0। अब बट्टा में क्या कर देंगे, तो बट्टा में रूट लगा के a² + b², बस भैया यही आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, बराबर 0 नहीं लिखेंगे, बस इतना लिख देंगे, यही आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है।
समझे मेरी बात को? कुछ नहीं करना होता है, बस इस इक्वेशन में x के जगह पर ये वाला x1 डाल दो, y के जगह पर ये वाला y1 डाल दो और इसको ऊपर लिख दो और उसके बाद इसको डिवाइड कर दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंडर से। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो फिर पीछे की कहानी है, उतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये कैसे आया और कैसे नहीं आया, इसलिए मैंने साफ लिख दिया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। ये एक पॉइंट है जिसका इस लाइन से अगर मुझे डिस्टेंस बताना है तो a इंटू x1 प्लस बी इंटू y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे आपके पेपर में कुछ सवाल ऐसे बनकर आते हैं, ठीक है, कि एक आपको पॉइंट दिया गया है और एक आपको लाइन दिया गया है और बोला गया है इन दो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की दूरी बताओ कि दूरी कितनी होगी। तो मैंने क्या कहा आपको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस बराबर, ठीक है, डिस्टेंस बराबर यहां पर 3 है और इस x के जगह कितना रखेंगे, इस x के जगह पर ये वाला रखेंगे, तो बोलेंगे सर 3 इंटू -5, ठीक है, प्लस उसके बाद 4 आएगा तो 4 को रखेंगे, y के स्थान पर क्या रखेंगे, तो y के स्थान पर इस वाले y को रखेंगे यानी 8 को रखेंगे और उसके बाद c है तो c को रखिए, यहां पर कोई समस्या की बात नहीं। भाग करेंगे किसके, रूट से, तो a वाला पॉइंट ये होता है, b ये होता है, यानी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर से हमें क्या करना है, भाग करना है, तो 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देखो तो 8 चौके 32, 32 में से 12 गया तो 20 आएगा और 20 में से 15 चला गया तो ऊपर 5 आएगा। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 25, 25 का रूट लगाओगे तो 5 आएगा, यानी डिस्टेंस बराबर आपका 5 से 5 खत्म होकर कितना मिलेगा आपको, तो 1 मिलेगा। आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से बोला गया है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब तुम हमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछो या तुम हमसे नॉर्मल डिस्टेंस पूछो, हमें हमेशा ये बात पता होती है कि जो तुम डिस्टेंस पूछ रहे हो वो परपेंडिकुलर ही है। वो डिस्टेंस क्या है, वो हमेशा अपने आप में परपेंडिकुलर है। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 लिखो, ठीक है, और x के स्थान पर क्या लिखना है, x के स्थान पर इस वाले x को चिपका देंगे। उसी तरीके से y के साथ जितना लगा है वो तो लिखना है, लेकिन उस y के स्थान पर ये मान को रख देंगे। अरे आप ऐसे समझ लो ना यार कि यहां पर x है तो x के स्थान पर ये चिपका दो, यहां y है तो y के स्थान पर ये चिपका दो। नहीं रखोगे तो मान कैसे आएगा, फिर तो वो x और y ही बना रह जाएगा ना। इसीलिए 3 है तो 3 को लिख दो और x के जगह पे ये मान लगा दो, 4 है तो 4 लिख दो, y के जगह पे उसका y का मान लिख दो और c के जगह पे c का मान लिख दो, ताकि ये सभी वैल्यूज हो, कोई वेरिएबल ना हो, और डिवाइड कर दो 3 और 4 के स्क्वायर के रूट से, 3 का स्क्वायर जमा 4 के स्क्वायर के क्या से, रूट से। ये आपका डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस देखो तो यहां कितना हो गया, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, 12 और 6 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा, तो भैया 3 4 का ट्रिपलेट 5 होता है। जब आप काटेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 5 आ जाएगी। यानी डिस्टेंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब मानो कि वही पॉइंट का अगर मुझसे बोले कि ओरिजिन से बताओ, कि ओरिजिन से देखो एक लाइन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा, समझेंगे मेरी बात को, मैंने आपको कहा गौर से समझेंगे कि यहां पर एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, समझेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक लाइन है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इस वाले पॉइंट से इसकी दूरी बताओ, तो आप क्या बताते, ठीक है। थोड़ा सा और यहां पर मान लीजिए ये लाइन है और यहां पर कोई एक पॉइंट था, मैंने कहा इस पॉइंट से यहां पर की दूरी बताओ। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था, x1, y1 था, और इस लाइन का इक्वेशन क्या था, तो ax प्लस by। देखो इस लाइन का इक्वेशन क्या था, तो लाइन का इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूं, लाइन का इक्वेशन था ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्योंकि एक लाइन है तो उसके पास इक्वेशन है और एक पॉइंट है तो उसके पास कोऑर्डिनेट है। एक पॉइंट है तो उसके पास क्या है, तो कोऑर्डिनेट है। समझ में आ गया मेरी बात को। अब मैंने कहा कि नहीं भैया ये पॉइंट यहां ना लाकर तुम इस पॉइंट को यहां पर सरका दो, इस पॉइंट को तुम यहां से ले नहीं, लेकिन ओरिजिन से बताओ कि अगर ये पॉइंट वहां ना होकर अगर ये पॉइंट ओरिजिन पर होता, अगर ये पॉइंट ओरिजिन पर होता, तो जो भी पॉइंट ओरिजिन पर होता है उसका x कितना होता है, तो उसका x 0 होता है, उसका y कितना होता है, तो उसका y 0 होता है। समझ में आ गया। यानी अगर कोई लाइन है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस अगर
हमें बताना है तो कैसे बताएंगे? तो हमारा जो डी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है a इंटू x1 प्लस बी इंटू y1, ठीक है, प्लस सी, और डिवाइडेड बाई क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहां x1 के स्थान पर क्या रखते हैं? वो कोऑर्डिनेट जो हमें दिया गया होता है। जब आप यहां पर x1 के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 को b से गुना करने पर 0, यानी ऊपर सिर्फ c बचेगा और नीचे आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, जो कि साफ तौर पर यहां पर लिखा गया है। इसीलिए कभी भी किसी भी बिंदु का या कभी भी किसी भी रेखा का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो ओरिजिन में का x और y 0 होता है। x और y 0 होता है तो a को गुना करेगा 0 बना देगा, b को गुना करेगा 0, तो ऊपर सिर्फ क्या बचता है? c बचता है। जैसे आप इस सवाल को देखो, इस सवाल में कहा गया है कि ये आपकी एक रेखा है और इस रेखा का ओरिजिन से बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा। इस रेखा का ओरिजिन से बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा। कितना आसान सवाल है, बताओ। सीधा का सीधा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो d बराबर, क्योंकि ये भी देखो 3 इंटू 0, अगर आप वैल्यू रखते, x और y की वैल्यू रखते तो 3 इंटू 0 0 हो जाता, 4 इंटू 0 0 हो जाता, तो ऊपर कितना बचता? ऊपर सिर्फ 7 बचता। और नीचे क्या आता? तो नीचे 3 का स्क्वायर और जमा किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। मॉड्यूलस लगा देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 7 बटे यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। यानी डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्रॉम ओरिजिन 7 बटे 5, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब हमारा 0 और 0 होता है ना, तो 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0, बस यहाँ ऊपर 7 बचेगा और नीचे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ में आया बात? चलो अब उसके बाद देखते हैं कि यदि दो पैरेलल लाइन है, दो समानांतर रेखाएं हैं, तो दो समानांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी। तो जरा आप समझेंगे। जैसे मानिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मान लीजिए कि ये आपका जो है आपका कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में क्या है कि एक रेखा आपकी ये रही और दूसरी वाली रेखा आपकी ये रही, और यहां पर एक पॉइंट है नाम का, मान लो, ठीक है। या उस पॉइंट को गोली मारो, पॉइंट को छोड़ दो यहां पे। अब आपका जो पहला डिस्टेंस है ना, अब आपसे बोला गया कि ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो अगर हम बात करते हैं ओरिजिन से, तो मानो यहां पर ओरिजिन से इसकी जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, तो बोलोगे सर d1, ठीक है। फिर ओरिजिन से जो सेकंड वाली लाइन होगी इसकी दूरी कितनी होगी, तो बोलोगे सर ये वाली लाइन की वैल्यू कितनी है, d2। यानी इन दो पॉइंटों के बीच में, यानी ये दो पॉइंट के बीच में जो ये दूरी होगी ये कितनी होगी, तो बोलोगे सर d1 माइनस d2, ठीक है, d1 माइनस d2। कोई भी लाइन का दूरी बताना है तो हमेशा ओरिजिन से ही बता सकते हैं। यानी ये जो पहली लाइन है L1 नाम की और ये जो दूसरी लाइन है L2 नाम की, तो L1 का डिस्टेंस ओरिजिन से d1 पे है और L2 का डिस्टेंस जो है वो d2 पे है। यानी इन दो लाइनों के बीच की जो दूरी है, जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, तो बोलोगे सर ये डिस्टेंस जो है वो d1 माइनस d2 है। ये डिस्टेंस कितना है, तो d1 माइनस d2 है। यानी जब ये डिस्टेंस की वैल्यू बताओगे तो d1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, d1 की वैल्यू कितनी होगी, मुझे ये बात बता दो। तो जैसे आपका ये एक लाइन है, तो इस लाइन का भी एक अपना इक्वेशन होगा और इस लाइन का भी अपना इक्वेशन होगा। x और y तो सब में समान रहते हैं, बदलता है तो उनका कोफिशिएंट। यानी इस लाइन का अगर इक्वेशन होगा तो कुछ ऐसा होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, और खैर इनके a और b बराबर होंगे। जब भी दो लाइनें समानांतर होती हैं ना, पैरेलल होती हैं, तो उनका a और b बराबर होता है ax प्लस by। बस जो बदलता है तो उनका कांस्टेंट बदलता है। अगर ये भी लाइन इसके पैरेलल है तो हो जाएगा हमारा ax प्लस by, और यहां पर होगा तो हमारा हो जाएगा c2 बराबर 0। इस बात को ध्यान रखना, कॉपी में लिख लो अच्छे से नोट बनाकर कि जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके x का कोएफिशिएंट, उनके y का कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होता है, ठीक। तो आप बताओ यहां पर इस वाली लाइन का जब ये डिस्टेंस निकालोगे तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट से, या यूं बोलो ओरिजिन से किसी लाइन का डिस्टेंस कितना, ओरिजिन से किसी लाइन का डिस्टेंस कितना, तो आपका a के x के जगह पर 0 रखो तो 0, y के जगह पर 0 रखो तो 0, यानी बोलोगे सर c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ये हमारा हो गया किसका वैल्यू, तो ये हमारा पहली वाली लाइन का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा d1 का मान आ गया। फिर लगाएंगे फिर माइनस d2 का मान कितना होगा, तो इस वाले लाइन का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस, तो बोलोगे यहां पर माइनस c1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट,
ठीक, समझ में आ गया मेरी बात को? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि पहली वाली लाइन की दूरी कैसे होगी, तो ओरिजिन के साथ ये डिस्टेंस होती है, दूसरी लाइन की ओरिजिन के साथ कितनी दूरी है, तो ये दूरी है। जब आप दोनों कॉल करेंगे तो बोलेंगे सर C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है दो रेखाओं के, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, यानी बस उनके कांस्टेंट टर्म को घटा दो और उसको भाग कर दो किसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ। यही बात यहां पर लिखा गया है कि अगर एक लाइन आपकी ये है और दूसरी लाइन आपकी यहां पर ये है और इनके बीच के दूरी को बताना है तो कैसे बताएंगे? x के साथ रखने पे ये जीरो, ये भी जीरो, तो सिर्फ यहां C1 बचेगा, ये जीरो C2 बचेगा, तो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलोगे सर यहां पर a1 a2 लेना है क्या? तो नहीं मेरे भाई, मैंने आपको क्या कहा, दोनों लाइन पैरेलल हैं तो यहां पर 1 1 का कुछ चक्कर नहीं होता है, ये आप यहां पर मिटा सकते हैं। ठीक है, चूंकि दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस 1 को 1 रहने दो, दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, दोनों जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। आप ऐसा कह सकते हो कि सर दोनों का जो कोएफिशिएंट होगा वो बराबर होगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई समस्या की बात? जैसे सवाल देखो, आप सीधा सवाल के माध्यम से समझो। आपका सवाल यहां पर यह कहा गया है कि दो पैरेलल लाइन है और इन दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी बताओ। देखो x का कोएफिशिएंट 5 है, यहां भी x का कोएफिशिएंट 5 है, y का कोएफिशिएंट -12 है, y का कोएफिशिएंट -12 है। जो बदलता है तो वो इनका कांस्टेंट वाला टर्म बदलता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं होती तो भले x और y कुछ हो सकता था। तो यहां पर मुझे इनके बीच की दूरी बतानी है, तो दूरी बतानी है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा C1 माइनस C2। यहां पर कितना है, -2, और यहां पर कितना है, 3 है। तो बोलोगे या तो -2 और फिर माइनस करोगे 3 को और भाग करो किसके साथ, तो 5 और 12 का ट्रिपलेट, 5 12 कितना आएगा, नीचे 13 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो d बराबर कितना आएगा, 3 और 2 5, माइनस है और मॉड्यूलस लगा है तो माइनस ऑटोमेटिक किस में बदल जाता है, प्लस में, यानी 5, और 5 और 12 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, तो 13। तो d बराबर हमारा आ जाएगा 5/13। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ गया मेरी बात को? -5 प्लस में बदल जाता है इस ब्रैकेट की वजह से, क्योंकि ब्रैकेट हमेशा एक ही बात सिखाता है, चाहे तुम थीटा ले रहे हो चाहे तुम डिस्टेंस ले रहे हो, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो तुम मॉड्यूलस लगा दो यहां पे। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलो आ जाओ। सेम तरीके से आपको दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी दी गई है कि आप ये दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी बता दो। एक और क्वेश्चन मैंने डाल दिया ताकि आप समझ पाओ। तो भाई कितना आसान है बताओ, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी बतानी, हमेशा डिस्टेंस बराबर दोनों का C1 माइनस C2, यानी बोलोगे सर 8 माइनस 2, और भाग करेंगे किसके साथ, तो 3 और 4 के स्क्वायर के साथ, यानी 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर को क्या करो, रूट लगा दो यहाँ पे। 8 और 2 कितना हो गया, तो 10 हो गया। 3 और 4 का ट्रिपलेट कितना हो गया, 5 हो गया। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा याद रखेंगे C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा वो जरा देख लेते हैं एक बार। तो अभी हमने सबसे पहले ये पढ़ा, दोबारा से समराइज, की अगर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट का किसी भी लाइन के साथ दूरी कितना होगा। अगर इस पॉइंट का हमारा वैल्यू x1, y1 है और इस लाइन का इक्वेशन हमारा ax प्लस by प्लस c है बराबर 0, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बराबर याद रखेंगे हमेशा ax1। ठीक है, यहां पर ये x ना लेकर ये x1 लेंगे, by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमने पढ़ा पहला पॉइंट। ठीक, फिर उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, तो दूसरा हमने ये पढ़ा कि यदि हमारा ओरिजिन है, जैसे मान लो ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारी एक रेखा है, यहां से इस लाइन की दूरी बतानी है। ये ओरिजिन कितना है, तो 0,0 है, और ये लाइन का हमेशा इक्वेशन क्या होगा, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो हमें एक बात समझ में आया कि यहाँ पर ये जो d नाम का डिस्टेंस होगा, ये d डिस्टेंस का मान कितना होगा, तो यहाँ 0 प्लस 0 c बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या होगा, c बटे a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 हमने क्या पढ़ा? पॉइंट नंबर 3 हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि यदि यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये यहाँ पर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बतानी है, तो वो डिस्टेंस बराबर होगा C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या लगा देंगे? मॉड्यूलस लगा देंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को पॉइंट कि अगर किसी पॉइंट का बताना है तो ये होगा, अगर किसी ओरिजिन से बताना है किसी लाइन का तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर दो लाइनों के बीच की दूरी बतानी है तो ये वाला पॉइंट बताएंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद चलो लाइन वाइन के सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जिस तरीके से आप ज्योमेट्री में त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप यहां पर पढ़ते हैं। तो इतना तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, आप लोग को ये बातें पता होगी कि कोई भी त्रिभुज को दो तरह से बांटा जाता है। एक हमको भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पे। भुजा के आधार में कोई भी त्रिभुज 3 भाग में बंटता है, एक इक्विलेटरल, दूसरा आइसोस्केलस, तीसरा स्केलेन। इक्विलेटरल जिसकी तीनों भुजाएं समान, आइसोस्केलस जिसकी दो भुजाएं समान, स्केलस जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है। कोण के आधार पे 3 तरीके से बढ़ता है। एक हमारा एक्यूट होता है, एक्यूट जिसका कोण 90 से छोटा हो, राइट एंगल जिसका एक कोण 90 हो, और ऑब्ट्यूज वो होता है जिसका एक कोण 90 से ज्यादा हो। इस दो परिभाषाओं पर हमारे जो त्रिभुज है वो बांटे जाते हैं। तो हमारा एग्जामिनर कोऑर्डिनेट में यहां से सवाल कैसे पूछता है, तो वो क्या करता है, कोई भी आपको 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, कोई भी आपको 3 वैल्यू दे देगा, मतलब ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, और बोलेगा बताओ कैसा ट्रायंगल है। अब यार ये कैसा सवाल है, ठीक है। कोऑर्डिनेट देने के बाद तुम टाइप ऑफ ट्रायंगल कैसे पूछ सकते हो? तो हम भी बहुत चतुर चालाक इंसान आदमी हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर साइड में देखो, हम ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे और वहां पर देखेंगे, अगर ये साइड के आधार पर पूछेगा तो हम उनके डिस्टेंस को निकालेंगे, और अगर ये एंगल के आधार पर पूछेगा तो हम उनके एंगल को निकालेंगे। जैसे मानो एक कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, मान लो यहाँ बोल दिया ये 2 1 है, ये 3 4 है, और मान लो यहाँ पर ये 5 6, और बोलेगा कौन सा ट्रायंगल बताओ। तो इसका डिस्टेंस ए बी, दूसरे वाले का डिस्टेंस बी सी, और तीसरे वाले का डिस्टेंस ए सी, डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करके निकालो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होंगे तो यहाँ पर खुद सोचो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस आ जाएगा। अगर इक्विलेटरल होंगे तो तीनों भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी। अगर आइसोस्केलेस होगा तो दो भुजा बराबर होगी और तीसरा बराबर नहीं होगा, और अगर स्केलेन होगा तो कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं होगी। यानी यूं हम बोले, अगर हमें टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है कि कैसा ट्रायंगल है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके प्रत्येक भुजा की डिस्टेंस बतानी होगी। तीनों डिस्टेंस बराबर तो इक्विलेटरल है, दो बराबर तो आइसोस्केलेस है, कोई भी बराबर नहीं है तो स्केलेन है। समझ में आ गया? पाइथागोरस के ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और पाइथागोरस के ट्रिपलेट को सेटिस्फाई नहीं करता तो राइट नहीं है। अगर उसका सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर छोटा है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के, तो वो एक्यूट है, और अगर उसका सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बड़ा है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर से, तो वो ऑब्ट्यूज है। मतलब अगर हमें ट्रायंगल के बारे में रिकॉग्निशन करना है कि वो किस तरह का ट्रायंगल है, तो हमें उनका साइड निकाल कर बताना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? हमें उनका साइड निकालकर बताना पड़ेगा। जैसे मानो मैंने आपको कहा कि आपका एग्जामिनर मान लो एक ऐसा ट्रायंगल दे देता है, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके x1, y1, दूसरे वाले का उसने कोऑर्डिनेट दिया x2, y2, और तीसरे वाले का उसने आपको कोऑर्डिनेट दिया x3, y3। तो आपको क्या करना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके ये डिस्टेंस पता कर लेना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके ये डिस्टेंस पता कर लेना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके आपको ये डिस्टेंस पता कर लेना है। अब देखो, अगर आपके तीनों साइड बराबर आ गए, a बराबर b बराबर c आ गया, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपका ट्रायंगल क्या होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। समझ में आ गया बात? ठीक। उसके बाद अगर आपकी सिर्फ कोई भी दो भुजा बराबर होती है, या तो आपका a बराबर b होता है, ठीक है, कोई भी दो भुजा बराबर होती है, आप समझ जाओ, तो वो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि सर वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, जैसे आप समझ गए कि नहीं भैया मेरा कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं है, कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं है, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, वो स्केलेन होगा। ये तो भुजा के आधार पे बता पाओगे, ठीक। फिर उसके बाद अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, अगर मानो मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो C है वो सबसे बड़ी साइड है, ये जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड, मतलब अगर मानो ये है 7 8 9, तो यहाँ पर C का मान 9 है। तो अगर हमारा C का स्क्वायर, ठीक
ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर c का स्क्वायर जो है वो छोटा है किसके स्क्वायर से, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से, तो ये ट्रायंगल पक्का क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल पक्का हमारा एक्यूट हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। अगर हमारा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बराबर है c के स्क्वायर के, सबसे बड़े वाले के, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर हमारा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर छोटा पड़ जाता है सबसे बड़े वाले के, तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी ऑब्ट्यूज हो जाएगा। मतलब अगर आपको ट्रायंगल के बारे में पता करना है कि वो कैसा ट्रायंगल है, तो आपको पहले डिस्टेंस निकालना होगा। उस डिस्टेंस के आधार पे इन दिए गए 6 पॉइंट्स पर आप पता कर पाओगे कि भैया वो ट्रायंगल होगा तो इसमें कौन सा होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया बात। यानी यहां पर हर जगह देखोगे तो ए बी सी की आवश्यकता पड़ेगी, बिना ए बी सी का आवश्यकता किए हुए या बिना निकाले आप मान नहीं बता सकते। जैसे आपके सामने यहां पर एक सवाल है, आपको 3 वर्टेक्स दिए गए हैं ट्रायंगल का और पूछा गया बताओ ये एक्यूट है, ये राइट है, ये ऑब्ट्यूज है, ये कौन सा ट्रायंगल है बता दो। तो आप क्या बोलोगे, आप यहां पर बोलोगे कि सर ठीक है डिस्टेंसवा देख लीजिए एक बार कितना होगा। ये वाला पॉइंट हमारा कितना है, तो 4,0 है। दूसरा वाला पॉइंट हमारा है तो 0,0 है। तीसरा वाला पॉइंट कितना है, तो -3,4 है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करिए तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 4 में से इतना गया यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर 16, इसका रूट कितना हो जाएगा 4। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए तो 4 में से 0 गया यानी 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, रूट करोगे तो रूट 16 का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। इनका डिस्टेंस निकालो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इनका डिस्टेंस निकालो, 4 3 7 49 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 4 और 0 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 16, 49 6 55 10 65, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारी √65। समझ में आ गया बात। यहाँ पे हर किसी का हमने डिस्टेंस निकाल दिया डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि भैया यहाँ पर देखो, अगर हमें एंगल वाले बताने हैं, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, तो मैंने क्या कहा था, ये देखो अगर 4 है तो इस 4 को क्या लिखा जा सकता है, तो बोलोगे सर इस 4 को हम √16 भी लिख सकते हैं ताकि हमारा आसान हो कंपेयर करना। 25 को क्या लिख सकते हो, तो 25 को आप √25 भी लिख सकते हो। ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में लिख सकते हो। अब आप खुद देखो कि ये 65 जो है क्या 25 और 16 से बड़ा है, बोलो। यानी इसका जो स्क्वायर है, ये अगर हम पॉइंट ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो बोलोगे सर AC बड़ा है। तो क्या AC का स्क्वायर जो है, ठीक है, AB और BC के स्क्वायर से बड़ा है कि छोटा है, AB और BC के स्क्वायर से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। यहां पर क्या संबंध आ रहा है, यहां पर इनके बीच में क्या संबंध आ रहा है बताओ। तो AB का स्क्वायर कितना है, तो 16 है। BC का स्क्वायर कितना है, तो 25 है। और AC का स्क्वायर कितना है, तो 65 है। बोलोगे 25 और 16 41 होता है, मतलब 65 बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ट्रायंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। पीके शर्मा कहते हैं सर अभी मेंस का क्लास करना जरूरी है या मेंस का मॉक लगाएं। मेरे भाई देखो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट नहीं आते तो मॉक लगाओ, कंसेप्ट नहीं आते तो वीडियो देखो, और कंसेप्ट जिनके आते हैं तो मॉक लगाओ। मतलब आप ऐसा डिसाइड कर लो कि हमको 2 घंटा जो है वो क्या करना है, तो 2 घंटा मॉक टेस्ट हमको एक देना ही देना है। फिर उसकी हमको क्या करनी है, तो एनालिसिस करनी है, ये बात तय है। और उसके बाद 2 घंटा वीडियो भी देखना है ताकि हमारा पीछे से कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर होता रहे। समझ में आ गया। तो हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस निकालना होता है, फिर देखना होता है सबसे बड़ी वाली भुजा का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ से छोटा है या फिर बड़ा है। जैसे यहां पर आपको 3 वर्टेक्स मैंने दे दिया और मैंने बताया बताओ कैसा ट्रायंगल होगा, ये बताओ ये कैसा ट्रायंगल होगा, 6 7 1 2 5 8। तो आप क्या बोलोगे, सर कोई बात नहीं, ट्रायंगल दिया है तो डिस्टेंस भी निकालना फर्ज है हमारा। हम यहां पर निकालेंगे, 6 7 हो गया, 1,2 हो गया यहाँ पर, और ये 5,8 हो गया यहाँ पर। इनका डिस्टेंस निकालो तो 6 में से 1 गया 25 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, यानी ये √50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √50। अभी मैं रूट में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं थोड़ा तेजी में डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा √50। फिर बात करते हैं यहाँ पर, 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर 16, 8 में से 2 गया तो 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 और 16 कितना हो गया, तो 52 हो जाएगा, यानी ये √52 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी ये √2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर गौर से देखो जरा, अगर मैं मान लो इसको पॉइंट नंबर A मानता हूँ, पॉइंट नंबर B मानता हूँ, पॉइंट नंबर C, तो सबसे बड़ा वाला भुजा कौन सा है, तो बोलोगे सर BC। तो एक साइड रखो किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। सबसे बड़ी वाली को एक साइड रखो और बाकी साइड दोनों को रख दो। बाकी साइड किसको रखो, तो AB का स्क्वायर जमा
ठीक है, AC का स्क्वायर, और बीच में डाल दो ब्रैकेट कि भैया क्या संबंध है। जिस तरह का संबंध होगा उस तरीके के हम ट्रायंगल को बता पाएंगे। तो AB का स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो 50 होता है। AC का स्क्वायर AC रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और BC का स्क्वायर कितना है, 52 है। अब मुझे खुद बताओ 50 जमा 2 52 और 52 मतलब ये बराबर हो गए। तो जब हमारा AB स्क्वायर AC स्क्वायर BC स्क्वायर के बराबर होता है तो कैसा ट्रायंगल है, तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर यहां पर AB स्क्वायर BBC स्क्वायर ये बड़ा होता तो एक्यूट होता, ठीक है। अगर यहां पर इनका स्क्वायर छोटा होता तो ये ऑब्ट्यूज होता। यहां पर इनका स्क्वायर बराबर है यानी ये कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और सवाल दिए गए हैं, 3 वर्टेक्स आपको दिए गए हैं और बताना है ट्रायंगल कैसा है। तो ये सवाल आपको खुद से करना है, PGW जो है ये आपको करके लेके आना है घर से, ठीक है। ये आपको करना है, चेक करना है रिलेशन कि AB प्लस BC बराबर AC है कि AB प्लस BC AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे हमारे एंगल वाले थे। अब हम आ जाते हैं थोड़े साइड के ऊपर। साइड में भी कहा गया है कि देखो 3 वर्टेक्स हमने तुमको दे दिया, बताओ ये ट्रायंगल तुम्हारा स्केलिन है, आइसोस्केलेस है कि इक्विलेटरल है, बता दो, ठीक है। यानी यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या फिर अधिक कोण त्रिभुज है, बता दो। तो सेम आधार पर बताएंगे, तीनों भुजाएं अलग अलग आ गई तो स्केलिन हो जाएगा, 2 भुजा बराबर आ गई तो आइसोस्केलेस हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर आ गई तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का हमने देखा तो यहाँ पर ये पॉइंट 4 3 है, ठीक है। दूसरा वाला कितना है, तो 12,3 है। तीसरा वाला कितना है, तो 8,6 है यहाँ पे, ठीक है। लिख दिया तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट को। इनके डिस्टेंस को देखो, 3 से 3 खत्म, 12 से 4 8, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो √64। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो 12 से 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक। 12 से 8 गया तो 4 का स्क्वायर 16, 6 से 3 गया तो आपका 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। ये डिस्टेंस कितना है, तो 5 है। 8 से 4 हो गया तो 16 और यहाँ पर ये भी डिस्टेंस 5 है। अब यहाँ पर देखो कि 2 डिस्टेंस जो हो गए वो क्या हो गए, बराबर हो गए। हमारी ये वाली भुजा के क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो गया तो क्या लगाएंगे, आइसोस्केलेस पे टिक मारेंगे। मतलब अगर हमें ट्रायंगल का प्रकार बताना है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस को निकालिए और वहां पर देखिए 2 भुजाएं बराबर तो आइसोस्केलेस, तीनों बराबर होती तो इक्विलेटरल, कोई किसी के बराबर नहीं होता तो स्केलिन ट्रायंगल, विषम बाहु मारते टिक, ठीक है। समझ में आ गया, बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। अब देखो क्षेत्रफल को 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तो नॉर्मल तरीका हो जाता है, ठीक है, जो आपको किताबों में दिया गया है, जो आपके सामने मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है कि अगर कोई त्रिभुज है, यहाँ पर अगर ये मेरा कोई त्रिभुज है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो एक जो है जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें और दुनिया भर की किताबों में दी गई होती है वो फॉर्मूला यहाँ पर होती है। जान के मैंने पिक्चर को क्लियर नहीं रखा है ताकि आप इसको याद ना करें, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं एरिया को निकालने का। आपको ऐसा काम करना ही नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये फॉर्मूला से करेंगे, फॉर्मूला से करेंगे। भैया बिना फॉर्मूला के आपको सिखाएंगे हम एरिया निकालना, समझे। तो एरिया 2 तरीके से निकाला जाता है। जैसा कि शुरू में मैंने वीडियो में बताया था कि अगर हमारे 3 पॉइंट दिए गए हों, जैसे मानो आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है एरिया के ऊपर, बहुत बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता, उनको लगता है सब एक समान है, उल्टा सीधा एक समान वही वाली कहानी है। ऐसा नहीं है। देखो एक आपका तरीका होता है कि जैसे आपका एग्जामिनर क्या करता है, आपको तीनों कोनों के क्या देता है, तीनों का वर्टेक्स, जैसे मानो यहाँ कोऑर्डिनेट दे देता है। मान लो कह दिया 1 2 है, यहाँ पर कह दिया 3 2 3 है, यहाँ कह दिया 5 6 है, और तब बोलेगा बताओ इसका एरिया कितना होगा। ये एरिया पे पहला प्रश्न होता है। और दूसरा क्या होता है कि वो आपको कोऑर्डिनेट नहीं देता है, वो आपको कोऑर्डिनेट नहीं देता है, वो लाइंस देता है, और लाइन देकर तब पूछता है एरिया कितना होगा। जैसे मानो बोल देगा एगो ये लाइन है, एगो तुम्हारा ये लाइन है, और तीसरा वाला एक्स एक्सिस है, तो यहां पर जो एरिया बनेगा वो बताओ कितना होगा, ठीक है।
तो यहां पर जो एरिया बनेगा वो बताओ कितना होगा। अब ऐसे हालातों में या तो आपको कार्टेशियन प्लेन बनाकर एरिया निकालना होता है। आपको ये देखना होता है कि ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट कितना है, ताकि इसका बेस बता पाओ, और फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना होता है ताकि हाइट बता पाओ, और तब लगाते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, समझ में आया बात? तो वो जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा यहाँ पे। और नहीं तो अगर आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, आप यहां पर इसका कोऑर्डिनेट बता दिए, इसका कोऑर्डिनेट यहां बता दिए और इसका कोऑर्डिनेट यहां बता दिए, तो आप जो फॉर्मूला अभी बताऊंगा उससे भी एरिया निकाल सकते हो बिना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल किए हुए। मतलब हमारे जो सिलेबस है उसमें एरिया दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो तीनों का कोऑर्डिनेट देके पूछा जाता है निर्देशांक देकर, और नहीं तो लाइनों को काटकर पूछा जाता है। जो अभी हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं। इसको निकालने के लिए बचपन में हमारा एनसीईआरटी में ऐसा फॉर्मूला दिया जाता था जो हमें नहीं ध्यान रखना है। हमें जो ध्यान रखना है वो हमारा स्टाइल ध्यान रखना है, मेरा अपना फॉर्मूला जिसको आप ठीक है सीखेंगे। जैसे मानिए आपको कहा गया है कि भैया ये 3 वर्टेक्स हैं, 3 कोण हैं, ठीक है, और ये 3 कोण है और इनके द्वारा बना हुआ एरिया बताओ कितना होगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, बहुत शानदार। देखो कुछ नहीं करना, यहां पर लिख देना पहले हाफ, ठीक है, फिर यहां लगा देना मॉड्यूलस का साइन। समझ में आ गया? पहला कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है तो 2 लिखो, और उसका y है तो 4 नीचे लिखो। दूसरे वाले का यहां पर x को ऊपर रखो, y को नीचे रखो। तीसरे वाले का यहां पर x को ऊपर रखो, y को नीचे रखो, और वापस से पहले वाले को क्या कर दो, रिपीट कर दो। समझ में आ गया मेरी बात को? कुछ नहीं करना है आपको मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल जो है क्या करना है, x और y यहां पर लिखना है। सिंपल x और y आप लिखेंगे, आप बना पाएंगे। देखो x1 y1 लिखो, फिर x2 y2 लिखो, ठीक है। तो यहां पर हमें बस ये करना है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और वापस से यहां पर इसको रिपीट कर देना। दोबारा से समझो क्या लिखेंगे, हाफ, ठीक है, x1 y1, फिर यहां लिखेंगे x2 y2, फिर यहां लिखेंगे x3 y3, और यहां पर क्या करेंगे, पहले वाले को यहां पर वापस से हम रिपीट कर देंगे। ठीक, अब काम सिर्फ इतना ही नहीं करना है, काम सिर्फ इतना ही नहीं करना है। अब ये तो सिर्फ लिखने का तरीका बताया कि डेटा को लिखते कैसे हैं। सॉल्व करने का तरीका तो आपको हम बताएंगे। हाफ को हाफ लिखो, यहां पर कुछ मत करो, पहले इनको आपस में गुना कर दो। ये जितने हैं ना इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। 0 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 0। -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, अब फिर यहां पर दूसरे वालों को आपस में गुना कर दो। जैसे कि इनको इनके साथ किया ना, तो अब इनको इनके साथ कर दो। यहां पर इनको इनके साथ कर दो, तो बोलोगे सर 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू -3 हो जाएगा, और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहां पर 12 हो जाएगा। और यहां पर लगा दो माइनस का साइन, लो आपका एरिया आ गया। इससे आसान आपने कभी नहीं सीखा होगा। हाफ का हाफ लिख देंगे यहां पर, ठीक है। ये कितना है, तो -12 है। 12 में से 3 गया तो -9 है, ठीक है। 12 और 9 21, 21/2 कितना हो जाएगा, देखो 0 हो गया, 0 हो गया, -12 हो गया, 0 हो गया। देखो वर्टेक्स सही लिखे है, 2 4 हो गया, 0 0 हो गया, -3 और 6 हो गया, और 2 और 4 हो गया। हमने यहां पर लिखा 0, फिर 0, फिर -12, फिर हमने लिखा यहां पर 0, ठीक है, फिर 0, और फिर यहां पर माफ करेंगे 4 इंटू 0 0, और 0 इंटू 3 ये भी 0 आएगा ना, ठीक है, ये भी हमारा 0 आएगा, और 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। समझ में आ गया बात? तो -12 यहां से, -12 यहां से, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, -12 यानी 24। 24 का आधा कितना हो जाएगा, तो 24 का आधा 12 स्क्वायर यूनिट हम क्या बताएंगे, तो 12 स्क्वायर यूनिट हम इसका एरिया बताएंगे। ठीक है, 12 स्क्वायर यूनिट क्या बताएंगे, तो 12 स्क्वायर यूनिट जो है हम इसका एरिया बताएंगे। बहुत ही शानदार तरीका, दोबारा से समझिए। 2 इंटू 0, 0 इंटू 6, इस तरीके से हम कर पाएंगे। जैसे एक आधा क्वेश्चन आप और देखो, क्वेश्चन नंबर 51 खत्म हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 52 को देखो। यहां पर भी आपको क्या निकालना, मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं विश्वजीत, बिल्कुल मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताना चाहता हूं कि जिसपे आप किसी भी पॉलीगन का निकाल सकते हैं। आप मेरी बात को समझिएगा,
ठीक है, आप मेरी बात को समझिएगा। जैसे आप लोग सोच रहे हैं सर मैट्रिक्स से निकाल लो, सर फॉर्मूला से निकाल लो, अरे भैया सर पागल नहीं है, इस बात को समझो। क्यों? क्योंकि देखो आपका एग्जामिनर कल के दिन, जैसे मानो ये ट्रायंगल दिया है, कल के दिन वो क्या करेगा, आपको क्वाड्रिलेटरल भी दे देगा। जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, वो आपको पेंटागन, अगर मानो पेंटागन भी देता है, ठीक है, आपको आपका एग्जामिनर हेक्सागन भी देता है, आपको 6 भुजाओं वाला भी देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे यहाँ पर बस ये बात बताइए कि इसके पास कितने पॉइंट होते हैं, तो 3। जैसे मानो यहाँ पर हम बोलेंगे तो x1 y1 होगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर x2 y2 होगा, ठीक, तीसरा पॉइंट यहाँ क्या होगा, तो x3 y3 होगा। अब अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो इसके में 4 पॉइंट होते हैं, x1 y1, दूसरा पॉइंट होता है x2 y2, तीसरा पॉइंट होता है हमारा x3 y3, ठीक है, चौथा पॉइंट होता है हमारा x4 y4। दोनों का एरिया निकालने का साथ ही तरीका बता दे रहे हैं यहाँ पर, x3 y4। समझ में आ गया? जैसे मैंने आपको कहा कि इसका एरिया निकालने के लिए लिखो हमेशा हाफ, ठीक है, और यहाँ x1 देखो, पहले लिख लो ऊपर x1, x2, x3 और वापस से x1 को रिपीट मार दो, मार दिया, फिर नीचे लिख दो y1, y2, y3 और वापस से y1 को रिपीट मार दिया। काम बस हमें इतना करना है यहाँ पर कि इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको आपस में, और दूसरे वाले को फिर उनको आपस में, और फिर उसको क्या करना है, घटा देना है, ठीक। बस ये अगर तरीका याद रहा तो सेम कंसेप्ट आपका क्वाड्रिलेटरल में लगेगा और सेम कंसेप्ट आपका पेंटागन में, सेम आपका हेक्सागन में। इसी तरीके से एक ऐसा फॉर्मूला हम क्यों ना याद रखें जिससे हम हर तरह के सवाल बना पाए। जैसे जब आप यहां पर देखेंगे क्वाड्रिलेटरल में निकालने का एरिया, तो क्वाड्रिलेटरल में भी माय डियर मैंने आपको सेम बताया, क्योंकि हम एक फॉर्मूला याद रखते हैं जिससे हमारे सारे के सारे क्या होंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड। एन साइड का कोई भी पॉलीगन है तो हमेशा सेम कंसेप्ट अपनाना है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 जैसे क्वाड्रिलेटरल है, फिर पहले वाले का गुना, ब्लू वाले का एक साथ, हर ब्लू वाले का एक साथ यहाँ पे, और फिर पिंक वाले का एक साथ, और फिर ब्लू वाला माइनस पिंक वाला, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जितने पॉलीगन आएंगे हर को एक साथ ऐसे सजाते जाओ और उसके बाद उनका एरिया निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं याद करने की जरूरत है 3 के लिए, कोई फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत है 4 के लिए। हम यहाँ पर सीधा इस तरीके से लगाएंगे और हम अपना उत्तर लेकर आ जाएंगे। जैसे मानिए हम अपने सवाल में वापस से आते हैं और सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। हमसे इस त्रिभुज का क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है कि भैया बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एरिया बराबर हाफ, ठीक है। x1 देखो 4, 6, -3, x यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ -3 है, वापस से 4 को क्या कर दो, रिपीट कर दो। दूसरे वाले का हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर इस 5 को क्या कर दो, रिपीट कर दो। समझ में आया? हाफ के जगह पर कितना लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। 4 × 1, 6 × 5, 3 × 5, तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ 3 × 5 कितना हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा। बीच में लगा देंगे माइनस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा वाला मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टार्ट। यहाँ पर 6 × 5, 1 × -3, 5 × 4, 6 × 5 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 30 हो जाएगा। 1 × -3 हो जाएगा -3, 5 × 4 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 20। लगा दीजिए यहाँ पर मोड, ठीक है। हाफ का हाफ लिखेंगे यहाँ पर। 30 × 4 34, 34 में से हमारा जो है 15 चला गया तो कितना आएगा, 19 आएगा, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे 50, 50 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? 17 से 9 गया तो 8 हो जाएगा, 4 से 1 गया तो 3 हो जाएगा, 38/2, यानी हम बोलेंगे सर 19 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। 17 से 9, 8, 3 से 1 2, 3 से 1 माफ करिएगा, हमारा 28 आएगा ना, 28/2 आएगा, यानी 14 हो जाएगा। 14 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 19 28 कितना होता है, 47 होता है। 19 28 कितना होता है, 47 होता है, ठीक है। विश्वजीत कहते हैं थैंक्स सर फॉर गिविंग बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ एनी पॉलीगन। कोई बात नहीं विश्वजीत, बस ऐसे कंसेप्ट आप अपनाते रहो और मौज में खेलते रहो। पूरी दुनिया अलग ही गोता लगाएगी, आप अलग ही कंसेप्ट के साथ रहोगे, ठीक है। चलो, जैसे मानो आप सभी के लिए मेरे तरफ से एक होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क क्या होगा, देखो आपके लिए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। आपका एरिया देखो यहाँ ये पॉइंट 1 2 है,
ये पॉइंट हमारा 4, 5 है और ये पॉइंट हमारा 6 और 7 है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसका एरिया कितना होगा, बताएंगे। आपको 3-4 सवाल दे रहे हैं एरिया के ऊपर। क्यों 3-4 सवाल दे रहे हैं, चलो एक साथ लिख लो, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ताकि एरिया को एकदम रट से जाओ। आपसे आपका एग्जामिनर पूछे तो आप एरिया एकदम रट से जाओ और उसको बनाओ। पहला वर्टेक्स मैंने कहा 1, 2 है, दूसरा मैंने कहा 2, 3 है, तीसरा मैंने कहा 4, 5 है। तो बताओ एरिया हमारा कितना होगा, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा -1, 3, फिर हो गया 4, -5, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया 6, 7, बताएंगे एरिया कितना होगा। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है -1, 5, ठीक है, -2, -7, और तीसरा हो गया 3, 4, बताओ एरिया कितना होगा। चौथा सवाल आपको जो है 1, 4, ठीक है, 2, 3, ठीक, 4, 6, हमारा एरिया बताना है कितना होगा। ये चारों सवाल आपको घर से करके आने हैं, आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है और आपको जो है इसका आंसर निकालना है, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो हमारा अपना टेलीग्राम डाउट ग्रुप है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन, आपको उस पे भेजना है, ठीक है। मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन उस पे भेजना है और आपको वहां करेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एरिया भी हम कितने तरीके से निकालते हैं, तो एरिया भी 2 तरीके से निकालते हैं। ये पहला तरीका होता है जिसमें हमारे कोऑर्डिनेट दे दिए गए होते हैं और हमें एरिया निकालना होता है। और इसका हमने तरीका भी सीख लिया कि कोई भी पॉलीगन है, n पॉलीगन है, तो n पॉलीगन का हम एरिया कैसे निकालेंगे। अब दूसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है, एग्जामिनर के पूछने के ऊपर है। अब उसने हमसे मान लो कि अगर लाइंस के बिहाफ पे पूछ लिया कि लाइंस के बिहाफ पे हमें बताओ कि भैया अगर हमारे 3 लाइनें ऐसे काटनी है तो एरिया कैसे बनता है, तो या तो इसको में बदल दो, ठीक है। और अगर उसमें नहीं बदलना चाहते तो फिर उसके बाद उसको वैसे ही निकालो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाकर। जैसे आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है एरिया बताओ ट्रायंगल का जहां x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये पॉइंट है। तो आपको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट बनाना होगा। आपने यहां पर क्या किया, कोऑर्डिनेट बनाया, ठीक है। आपको यहां पर कोऑर्डिनेट बनाना होगा, ठीक। मान लो यहां पर ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब जैसे एक पल के लिए देखिए, कहा गया है 3x + 4y - 12, 3x, ठीक है, +4y - 12 बराबर कितना है, 0 है। आपको इसके इंटरसेप्ट निकालने का तरीका मैंने बताया है, बताओ कि इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। इंटरसेप्ट निकालने के लिए 12 को उस साइड ले जाते हैं, फिर उस 12 से 3 को भाग करते हैं, यानी x पर जो चाप बनेगा वो कितने का बनेगा, तो x पर जो चाप बनेगा वो 4 का बनेगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो अगर आप ऐसे भी कह सकते हो इसको कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप लिखो x y, ठीक है, x y लिखो। समझे मेरी बात को। जब आप x को 0 करते हो, जब आप x को 0 करते हो तो y का मान कितना आता है, 3 आता है। और जब आप y को 0 करते हो तो आपका x का मान कितना आता है, 4 आता है। समझेंगे मेरी बात को। जब आप y को 0 करते हो तो x का मान कितना आता है, 4 आता है। जब हमने यहाँ पर y को 0 किया तो x का मान हमारा कितना आ गया, 4। और जब x को 0 किया तो y का मान हमारा आ गया 3। मतलब ये हमारे 2 क्या हो गए, तो ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस आधार से हमें लाइनें खींचनी है। यानी पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 3 का, तो हम देखेंगे कि हमारा जो है x कितना होना चाहिए, 0, और y होना चाहिए 3। मतलब हमको ये वाला पॉइंट लेना है 0,3, ठीक है। हमको ये वाला पॉइंट लेना है 0,3। समझेंगे, पहला पॉइंट हमारा हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,3। फिर देखो दूसरा पॉइंट लो, दूसरा पॉइंट हो गया 4,0। यानी यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा x का मान 4 होना चाहिए और y का मान 0 होना चाहिए। ये हमारा हो गया 4,0। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। क्लियर है हमें इस बात पे। अब हमने ये 2 पॉइंटें ले ली। अब इन 2 पॉइंटों को ले लिया आपने ना, तो इन 2 पॉइंटों के हिसाब से जो आपका बनता है आप इसको जोड़ो। यहाँ पे आपने यहाँ पर क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमसे जो एरिया पूछा गया है वो क्या पूछा गया है वो देखो। तो बोला गया है ये वाली लाइन और x एक्सिस और y एक्सिस। मतलब हमसे जो एरिया पूछा गया वो हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। गौर से देखेंगे कि तुम्हें ये वाली लाइन जो है वो, ठीक है, फिर तुम्हें ये x एक्सिस लेनी है और तुम्हें ये y एक्सिस लेनी है। मतलब आपको इसका एरिया बताना है कि ये एरिया कितना होगा।
शेडेड एरिया का बताना है, ये शेडेड रीजन का एरिया बताना है कि ये शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो ऐसे केस में शेडेड रीजन बताने के लिए देखो ये हमेशा क्या बनाते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। दिख रहा है आपको, कभी राइट एंगल बनेगा कभी नहीं भी बनेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ऐसे केस में कभी भी अगर आपको एरिया निकालना है, कभी भी आपको एरिया निकालना है तो आप क्या बोलेंगे सर, एरिया बराबर, ठीक है, क्या बोलेंगे सर, एरिया बराबर, बहुत दुखी हो जाता है आदमी यार। ठीक है सर, एरिया बराबर क्या होगा, तो एरिया बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया यही तो होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बताओ जल्दी से, तो बोलोगे हाँ सर हाफ हो गया। ये जो बेस है, ये बेस कहां तक जा रहा है, तो बेस सर 1 2 3 4 कहां तक जा रहा है, तो 4 तक जा रहा है। और ये जो हाइट है ये कहां तक जा रहा है, तो 3 तक जा रहा है, यानी हाफ इंटू 4 इंटू 3। अब 12 का आधा कितना होगा, तो 12 का आधा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। मतलब हमें ये देखना होता है कि ये डिस्टेंस कितना है, फिर ये देखना होता है ये डिस्टेंस कितना है, और उस आधार पर हम बता पाते हैं। ठीक है, बताओ। ठीक, अब जैसे मानो यही सवाल जो है, यही सवाल अगर आपको करना था और आपको बिना डायग्राम या बिना फोटो बनाए करना था, तो आप बिना डायग्राम या बिना फोटो बनाए कैसे करते। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ यू अगर आपको यही क्वेश्चन करना होता ना, अगर आपको यही क्वेश्चन करना होता माय डियर, और आपको यहाँ पर बिना फोटो के करना होता, बिना फोटो के करना होता, तो आप बिना फोटो के ये सवाल को कैसे करते। देखो, अगर मुझे बिना फोटो के ये सवाल को करना होता तो मुझे पता है कि भैया अगर मुझे सवाल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ ये पता करना पड़ेगा सवाल में, मुझे यहाँ पर ये पता करना पड़ेगा कि उनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का कोऑर्डिनेट अगर हमें पता चल जाता है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो बड़े आसानी से हम निकाल देते हैं। लेकिन पहले कोऑर्डिनेट तो पता हो। जैसे यहाँ पर आपने देखा कहीं पर आपका एग्जामिनर कोऑर्डिनेट नहीं दिया था, आपने यहाँ पर ड्रॉ किया तो पता चला ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट 0 3 हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट 4 0 हो गया, और तीसरा कोऑर्डिनेट आपका ये ओरिजिन है। ओरिजिन कितना है, तो 0 0 है। अब अगर मैं आपको सिंपल एक दूसरा सवाल दे देता और मैं कहता कि मानो आपका ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या है, ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट 0 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कितना है, तो 0 3 है, ठीक है, ये हमारा 0 3 हो गया, और यहाँ पर हमारा 4 0 हो गया। और मैं आपको बोलता बताओ यहाँ पर कि इसका एरिया कितना बनेगा, आप तुरंत बोलते कि सर फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू, ठीक है, तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर 0 और फिर यहाँ हो गया, देखो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, फिर x1। y1 की वैल्यू 0 है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। तुरंत का तुरंत फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला लगाने के बाद आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जो मेथड सिखाया था वो करते, तो बोलते सर हाफ इंटू 0 0 0 0 0 0 0 आ गया, माइनस यहाँ पर फिर करते 0, फिर 4 इंटू 3 12, फिर 0, यानी 0 फिर 12 फिर 0, यानी बोलते सर 12 आता, यानी 12 का आधा आपका आंसर कितना आ जाता, 6 आ जाता। और यहाँ पर भी आंसर कितना आया है, 6 आया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मुझे इक्वेशन दिया गया होता है तो हम यहाँ पर ऐसे ग्राफ बनाकर तब एरिया निकालते हैं, और अगर मुझे कोऑर्डिनेट दिया गया होता है तो हम ऐसे निकालते हैं। तो क्या अगर हमारा इक्वेशन दिया गया है तो हम उससे डायरेक्ट ये कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं? अगर हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं तो वही बात मैं आपको एक पतली गली बता रहा था कि बिना फोटो बनाए एरिया निकाल सकते हो। कैसे बिना फोटो बनाए एरिया निकाल सकते हो? जैसे मानो यहाँ पर इसमें फोटो की आवश्यकता नहीं होती, कब? जब हमारे कोऑर्डिनेट पता होते। और कोऑर्डिनेट को कैसे पता करते हैं अब वो सीख लो। जैसे ये लाइन है, अब ये लाइन में मैं क्या करता कि मैं x को 0 रखता, y हमारा 3 हो जाता, y को 0 रखता तो x 3 हो जाता। तो दो कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गए, तो हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट 0,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट 4,0 लिख देंगे। और तीसरे का पता कैसे चलेगा, इन्होंने कहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और हमें पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में कहां पर काटते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में ओरिजिन पर काटते हैं, तो पक्का यहाँ पर तीसरा जो कोऑर्डिनेट होता वो 0,0 होता। कल के दिन आपका एग्जामिनर अब क्या करता है, मानो कल के दिन आपका एग्जामिनर बोल देता है कि आपको एरिया बताना है, किसका बताना है, तो आपको बताना है एक्स एक्सिस का, फिर आपको बताना है वाई एक्सिस का, ठीक है, और फिर आपको बताना है कितना, वो देखो जरा, 4x प्लस 3y, ठीक है, 4x 3y बहुत हो गया, आप ऐसे समझ लो 2x प्लस 7y, ठीक है, बराबर मान लो यहाँ पर 14। और आपको कहता है कि ये 3 लाइनें हैं, इनका एरिया बताओ कि इनका एरिया कितना होगा। सिंपल, कोई जरूरत नहीं है लाइन लेने की, कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर ग्राफ खींचने की, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप बोलोगे देखो जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटेंगे तो वो हमारा ओरिजिन होता है, यानी हमें पहला पॉइंट पता चल गया कि 0,0 होगा। दूसरा आप यहाँ पर देखो, जब आप x को 0 रखते हो तो x को 0 रखते हो तो y का मान 2 आता है, यानी जब हमारा x 0 होता है तो y का मान 2 आता है। जब y को 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, तो जब y को हम 0 रखेंगे तो x का मान 7 आएगा। आपको 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, और जब तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए तो एरिया निकाल दो। क्या जरूरत है ग्राफ बनाने की, कोई जरूरत है ग्राफ बनाने की, कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा एरिया निकाल दो। हाफ इंटू कैसे लिखोगे, 0,0,7, तो 0,0,7 और फिर पहले वाले को रिपीट, 0,2,0, देखो 0,2,0 और फिर पहले वाले को रिपीट मारो, ठीक है। हाफ हमारा आ गया यहाँ पे, 0 इंटू 0, 7 इंटू 2 14 और 0, तो हमारा 14 आ गया। 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, मतलब ये, यानी 14 का आधा कितना हो जाएगा, तो 14 का आधा हमारा 7 हो जाएगा। 7 इज द करेक्ट आंसर, 7 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात, यहाँ पे 7 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 7 जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। तो ये बातें हमें समझनी थी, ये बातें हमें क्या समझनी थी, बार बार समझा रहा हूं आपको, एरिया निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक हमारा ग्राफ वाला तरीका होता है, दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट वाला होता है। कोऑर्डिनेट वाला होता है तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, ग्राफ वाला होता है तो बच्चा उसमें फंसता है। तो फंसने की कोई जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट बता दोगे तो आराम से निकाल पाओगे। अभी जैसे 2-3 सवाल और करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग का जो पॉइंट है वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पॉइंट जो है आप लोग का और क्या हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। जैसे मानिए क्वेश्चन ये मेंस का आया हुआ है 13 सितंबर 2019, मेंस में आपको एरिया के ऊपर ही ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, और मेंस के सभी सवाल हम करवा दे रहे हैं। जैसे पूछा, पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि x प्लस वाई का मान हमारा 3 है, 2x प्लस वाई का मान 12 है, और साथ में x एक्सिस, ये 3 लाइनें हैं, और इन 3 लाइनों के बीच का हमें एरिया बताओ कि ये 3 लाइनों के बीच में क्या एरिया बनेगा, कितना बनेगा, जरा हमको समझाओ, हमको कुछ नहीं आता है। आपका एग्जामिनर कहता है हमको कुछ नहीं आता है, तुम हमको बताओ कि भैया एरिया कितना होगा। साफ तौर पर बोलोगे भाई ठीक है, तेरे को एरिया चाहिए ना, भाई तेरा एरिया निकाल के देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आराम से अपन एरिया निकालेंगे और मौज में जो है एरिया बताएंगे एग्जामिनर को। तुम क्या समझते हो हमको आता नहीं, हमको सब कुछ आता है, बस हम शांत बैठे रहते हैं, उसको ऐसे बोलना। जब जरूरत पड़ेगा तभी बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, उसको ऐसे बोलो, ठीक है। चलो देखो, मान लो यहाँ पर आपने यहाँ पर बढ़िया सा इक्वेशन बना दिया, ठीक है। समझते चलो सवाल को। ठीक, अब आपका एग्जामिनर कहता है, ठीक है, कि तुम्हें एक लाइन, 2 लाइन और तीसरी कौन सी है, एक्स एक्सिस। कभी भी एरिया को बताने के लिए ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो तो 3 लाइनों की आवश्यकता है, रेक्टेंगल का निकालते हो, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का निकालते हो तो 4 लाइनों की आवश्यकता है। यहाँ पर हमें कम से कम 3 लाइनों की आवश्यकता है, तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। तो पहला लाइन में खुद मैं बताऊं, आप खुद मुझे बताओ कैसे कोऑर्डिनेट निकालोगे। x को 0 रखोगे तो y 3 आ जाएगा, यानी पहला वाला कोऑर्डिनेट, अगर हमारा x 0 है तो y 3, यानी ये वाला पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट को लेना है 0,3। समझ में आ गया। फिर इसी में देखो, अगर y को 0 रखते हो, ठीक है, इसी को देखो, अगर y को 0 रखते हो तो x कितना आ जाएगा, तो x तुम्हारा 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये वाला पॉइंट लेना है, कौन सा, 3,0। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हो आप, x 0 y 0 क्यों करते हो। अरे ससुरा, तुम नहीं अगर मानोगे ऐसा तो तुम कैसे ड्रॉ कर पाओगे कि कौन सा लाइन कौन सा है, बताओ। इस लाइन को अगर मैं बोलूं कि इस लाइन को ड्रॉ करो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सिंपल एक लाइन बोल रहा हूं, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं कि 2x प्लस 3y बराबर 6 है। इस लाइन को जरा बताओ कि इस कार्टेशियन प्लेन पे तुम इसको कैसे बनाओगे, बताओ
कैसे बनाओगे, ये वाली लाइन कैसे बनाओगे, क्या ये वाली लाइन कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी, कैसे कहलाएगा, कैसे पता चलेगा कि भाई ये लाइन कहाँ है, कौन सी वाली लाइन है। तो बस पता करने के लिए कि ये लाइन हम कहाँ बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 2x + 3y = 6, अगर आपको ये बताना है कि ये लाइन जो है ये कहाँ बना हुआ है, तो वो लाइन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, पहली बार याद करो एनसीईआरटी का वो जमाना जब बचपन में इसे बक्सा बना दिया जाता था और बक्सा बनाकर आपको क्या लिखा जाता था, यहां पर बोला जाता था एक तरफ x लिखो एक तरफ y। x को जब 0 बनाओगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और y को जब 0 बनाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सॉरी, मैं बार बार उल्टा लिखते रहा हूं। जब y को 0 बनाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। ये बक्सा बनता था, उस बक्से के आधार पे बनाते थे कि 0 और 2 कहाँ मिलेगा, x 0 और y 2, तो x 0 और y 2 मतलब ये वाला पॉइंट है, तो लिखते थे ये 0,2 है। फिर उसके बाद x 3 और y 0, तो तुम्हारा x यहाँ 3 हो गया और y 0 हो गया, ये वाला पॉइंट है। और तब इन दोनों पॉइंट को क्या करते थे, ज्वाइन करते थे। तो ये जो लाइन होती थी ना, यही वाली लाइनवा जो है ये होता था कि 2x + 3y = 6। यही लाइन 2x + 3y बराबर क्या होती है, यही लाइन 2x + 3y = 6 होती है। अब ये लाइन जहां जहां पर जाएगी और जहां जहां पर आएगी, जैसे मानो ये वाला पॉइंट पर आ रही है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वो वैल्यू यहां डालोगे तो भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां पर जो वैल्यू आएगी इसकी वो भी डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये लाइन पर हर पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इस लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए x को 0 y आ जाएगा, y को 0 x आ जाएगा। तो उसी तरीके से हमारा एग्जामिनर यहाँ क्या किया है, हमको 2 लाइन दिया है। तो पहला लाइन कैसे बनाएंगे, x 0 तो y 3, y 0 तो x 3, मतलब ये। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पहला लाइन। समझ में आ गया आपको, ये हमारा क्या हो गया, पहला लाइन हो गया यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे वाले लाइन की। दूसरे वाले लाइन में देखोगे y को 0 रखोगे तो x का मान आ जाएगा 6, यानी यहाँ पर ये वाला पॉइंट लेना है कि y हमारा यहाँ पर क्या होगा, 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। y 0 तो x का मान 6। और अगर आप यहाँ पर x को 0 रखते हो तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान 12/5 यानी 2.4। y का मान 2.4 मान लो, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा 2.4। और फिर ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, जोड़ना है। ये वाला पॉइंट हमारा है और ये पॉइंट कितना है, तो आप कह सकते हो 2.4 है। यानी यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, तो देखो x की वैल्यू 0 है लेकिन y की वैल्यू 2.4 है। और फिर कहा गया देखो ये वाली लाइन चाहिए हमको, फिर हमको ये वाली लाइन चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें कौन सी पॉइंट चाहिए, फिर उसके बाद हमें ये x एक्सिस चाहिए। अब इसके बीच में जो ये एरिया बना है ना, हमको इस एरिया का मान चाहिए कि ये एरिया बताओ क्या होगा। ठीक है, ये एरिया बताओ कि ये एरिया क्या होगा। यही वाला एरिया आपसे एग्जामिनर पूछा है कि आपका ये दोनों लाइन के बीच में और x एक्सिस के बीच में ये एरिया बताओ। अगर आपसे पूछता कि ये दोनों लाइनें होती और y एक्सिस होता तो आपको ये एरिया बताना पड़ता लाल वाला, लेकिन ये लाल वाला नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, नीला वाला बताना है। तो नीला वाला एरिया कैसे बताओगे। अब भाई कभी भी कोई भी ट्रायंगल आपको अगर एरिया बताना होगा ना, तो याद रखना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका क्या होता है, एरिया। तो बोलोगे सर हाफ हो गया, ये जो बेस है ये कितना है, तो बोलोगे यहाँ 0 से लेकर 6 तक और 0 से लेकर ये 3 तक, मतलब ये जो बेस है वो कितना है, तो 3 यूनिट है। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 6 यूनिट और ये डिस्टेंस 3 यूनिट, यानी ये जो बीच वाला है वो कितना होगा, तो बोलोगे सर बीच वाला 3 यूनिट है। अब फिर उसके बाद ये जो हाइट होता है ना, देखो यहां से यहां पर डालो, ये हर परपेंडिकुलर यही इसकी हाइट होती है। आपने ऐसा पढ़ा है कि जब एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है और इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी होती है तो इस रेखा को थोड़ा लंबा खींचते हैं और यहां से 90 डालते हैं। ये जो हाइट होती है ना, वही इस ट्रायंगल की हाइट कहलाती है। ऐसा आपको हमने ज्योमेट्री में पढ़ाया है, तो बिल्कुल। तो बस यहाँ पर वही पॉइंट लगाना है कि इस पॉइंट से ये वाली दूरी, और हमें पता है ये किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2.4 पर, यानी इसकी दूरी कितनी होगी, तो 2.4 कितनी होगी मेरे भाई, तो 2.4। समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है। अब यहां पर काटो, यहां तो 2 से काटोगे तो 1.2 बार में 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 3.6 यूनिट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, तो एरिया होगा।
ठीक है, 12 3 के 36, हमारे ऑप्शन में इसमें करेक्ट करवाना होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन में करेक्ट करना होगा हमें यहाँ पे। हाफ इंटू 3 इंटू 2.4, ये 2.4 कैसे आया? तो 2.4 इसके इंटरसेक्शन की वजह से आया। अगर वैसे नहीं करते सॉल्व तो इनको इंटरसेक्ट करवा के भी वो पॉइंट को पता कर, सॉरी माफ करना, यहाँ पर हाइट जो है 2.4 नहीं लेंगे, एक मिनट, यहाँ 3 लेंगे, माफ करिएगा, हाफ लेंगे यहाँ पर, बेस जो है हमारा 3 है तो 3 लेंगे, और ये मेरे भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसका कोऑर्डिनेट 2.4 नहीं होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम इन दोनों को सॉल्व करने के बाद लेकर आएंगे, इनका कोऑर्डिनेट इन दोनों को सॉल्व करने के बाद लेकर आएंगे। अगर एक लाइन ऐसा है, दूसरा लाइन ये है, तो ये किस बिंदु पर कोऑर्डिनेट, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसका कोऑर्डिनेट वो पॉइंट होगा जो इस दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर x प्लस वाई बराबर कितना है? तो x प्लस वाई बराबर 3 है, और 2x प्लस 5y बराबर कितना है? तो 2x प्लस 5y बराबर 12 है। पहले वाले का दोगुना करो, तो दोगुना करोगे तो बोलोगे ये 2x हो जाएगा, फिर उसका y का दोगुना 2y हो जाएगा, 3 का दोगुना 6 हो जाएगा। काटोगे यहाँ तो x से x खत्म, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, और 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा? तो y का मान 2 आएगा। y का मान कितना आएगा? 2 आएगा, यानी जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है उस पे y का मान 2 है। y का मान 2 है और 3 में से 2 गया तो x का मान कितना है? 1 है। समझ में आ गया? तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? तो 3 यूनिट, और ये हाइट कितना हो गया? तो 2 यूनिट। जब यहां पर आप काटेंगे तो आपका आंसर 3 स्क्वायर यूनिट आएगा। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गया। एरिया जो होगा कितना होगा? 3 होगा। दोबारा से समझ लीजिए, जब भी ऐसे सवालों में एरिया निकालना होता है तो फिर पहला वाला पॉइंट ड्रॉ करते हैं, फिर दूसरा ड्रॉ करते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन से लेते हैं। ये वाली बेस देखिए कितनी हाइट है। अब मैं आपको कह रहा था कि यही सवाल आप शॉर्ट ट्रिक में बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हैं? सोचो कि अगर मुझे इस सवाल में इनके कोऑर्डिनेट का मान हो जाता पता, अगर मुझे इस सवाल में ये जो कोऑर्डिनेट था, जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट था हमारा, ये दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट था, और ये हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट था। पहला कोऑर्डिनेट 3 0, दूसरा कोऑर्डिनेट 6 0, और तीसरा कोऑर्डिनेट इनका इंटरसेक्शन। अगर हमें ये बात पता चल जाता तो हम यहाँ पर इनका एरिया निकाल लेते। तो आप बोलते हाँ गुरुदेव, इनका एरिया निकाल लेते। तो इनका एरिया कैसे निकालते हैं? ये कोऑर्डिनेट के बारे में हमें कैसे पता चलता है? ये खुद तो नहीं बोलते कि मेरे कोऑर्डिनेट ये हैं। तो देखो इनसे हम एरिया कैसे निकलवाते हैं अभी। ठीक है, इनका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग वो देखते चलो। आप लोग बिना जो है ज्यादा इतना मेहनत किए, आपको बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। इतना कुछ भी आपको मेहनत नहीं करना है, इतना कुछ भी आपको मेहनत नहीं करना है। सवाल में आपको बोला गया है कि पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और एक्स एक्सिस है। 99% बच्चे ऐसे सवालों का फोटो को ड्रॉ करके एरिया बताते हैं।
अब साउंड क्लियर है? माफ करेंगे, बैटरी इसकी डाउन हो गई थी। ठीक है, बैटरी इसकी डाउन हो गई थी, कोई बात नहीं। मैं दोबारा से बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर हम लोग इस पे थे। मैंने आपको ये कहा कि जैसे मानो एक तरीका हो गया हमारा ये ऐसे एरिया निकालने का, और दूसरा तरीका हमारा हो गया एरिया को ऐसे निकालने का। 2019 में भी ये सवाल पूछा गया था, 2019 के बाद ये सवाल दोबारा से 2020 के मेंस में पूछा गया था। तो इतना तो अंदाजा आपको लग गया होगा कि 2021 के भी मेंस में, मतलब इस वाले मेंस में भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, 2020 वाले में भी ये पूछा जाएगा। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको फोटो बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिना फोटो बनाए भी आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा गया ये वाली रेखा और एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर y का मान 0 होता है। y का मान कितना होता है? 0 होता है। y को 0 रखोगे तो पहला कोऑर्डिनेट 3,0 मिल जाएगा, तो पहला कोऑर्डिनेट 3,0। यहाँ y को 0 रखोगे तो कोऑर्डिनेट 6,0, तो 6,0। और तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकालो। इंटरसेक्शन का जो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वो मैंने आपको बता रखा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो वैल्यू आएगी 1,2। अब जब एक त्रिभुज के तीनों कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे तो क्या आप एरिया नहीं निकाल लोगे? फिर क्या जरूरत है आपको वहां पर फोटो बनाने का और चलचित्र दिखाने का, रंग बिरंगा कार्यक्रम करने का? कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को मौका मत दो कि वो आपको ज्यादा समय लगवाए क्वेश्चन में। वो सवाल कैसा भी दे, उसका शॉर्ट अप्रोच आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए, तभी बहुत बढ़िया खेल पाएंगे आप पेपर में। जैसे आपको फिर से अगले साल ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, फिर से सवाल दिया गया 8x + 3y = 24, 2x + 8 बराबर y, और आपसे x एक्सिस। तो जैसे ये सवाल आया तो दो तरह के बच्चे हुए। एक वो स्टूडेंट हुआ जो ग्राफ बनाकर सॉल्व करेगा, और दूसरा वो स्टूडेंट हुआ जो बिना ग्राफ बनाए सीधा कोऑर्डिनेट निकालेगा और कोऑर्डिनेट के बाद सीधा मेरा वाला तरीका लगाएगा और एरिया निकाल लेगा, और वो सवालों को सेकंडों में हल कर लेगा। तो उसने कहा सर देखो x एक्सिस की बात है, x एक्सिस पर क्या होता है? y 0 होता है। अगर y एक्सिस होता तो x 0 होता, तो x एक्सिस पर y 0, y को या y को क्या कर दो? 0 कर दो। y को 0 करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी पहला कोऑर्डिनेट आपका आ गया 3,0। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 2x = 8 बराबर y, 2x = 8 बराबर y। इसमें भी क्या करो? y को 0 करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? -4, तो y का मान -4। अब हमें पता करना है ये तीसरा वाला पॉइंट। तीसरा वाला पॉइंट किन से मिलेगा? तो इन दो पॉइंटों के इंटरसेक्शन से मिलेगा, विभाजन से मिलेगा। इंटरसेक्शन निकालने का तरीका याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। पहले x का कोएफिशिएंट लिखते हैं, फिर उसके बाद y का कोएफिशिएंट लिखते हैं, और ये -24 यहाँ लिखते हैं, वो 24 को इधर लेकर आते हैं। फिर दूसरे वाले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट लिखते हैं, फिर y का कोएफिशिएंट -1 लिखते हैं, और यहाँ कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक, अगर x का मान बताना है, ये हमारा x होता है, ये y होता है, ये कांस्टेंट होता है। अगर हमारा x का मान बताना है तो x के लिए क्या करते हैं? इनको आपस में गुना, 8 × 3 24, इनको आपस में गुना तो कितना आएगा? 24 × 1 -24 × 1 कितना हो जाएगा? 24, और उसको क्या करेंगे आपस में माइनस। यहाँ 24 × -24 x का कोएफिशिएंट कितना आ गया? 0 आ गया। x का कोएफिशिएंट मुझे दिख रहा है कि भैया 0 है। आप खुद देख लो, 8 × 3 24, -24 को -1 के साथ यानी 24 घटाओगे तो 0। x का कोएफिशिएंट 0 है। दोनों में किसी में x का मान 0 रखो, x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पर ये हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट बड़े आसानी से निकल गया। जब हमारे तीनों कोऑर्डिनेट निकल गए तो बताओ एरिया निकालने में क्या हर्ज है? सेकंडों में निकाल देंगे। हाफ इंटू पहला कोऑर्डिनेट है 0 8, दूसरा कोऑर्डिनेट है 3 0, तीसरा कोऑर्डिनेट है -4 0, और फिर पहले वाले को क्या कर दो? रिपीट मार दो। ठीक है, हाफ लिखेंगे यहाँ पर 0 × 0, 3 × 0, 8 × 4 मतलब -32, फिर 8 × 3, 0 0 और 0 0 यानी हो जाएगा हमारा कितना? तो यहाँ पर इसको 8 × 3 -24, 32 और 24 कितना हो गया? 56, 56 का आधा कितना हो गया? तो 28 हो गया। यानी एरिया कितना आएगा? 28 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना आएगा? 28 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, एरिया कितना आएगा? 28 स्क्वायर यूनिट। बिना फोटो बनाए हम एरिया निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए आप, और आपको ऐसे ही करना है, फोटो नहीं बनाना आपको। रेयर से रेयर केस में निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ सब तब पढ़ेंगे टू चेक वेदर द 3 पॉइंटर कोलिनियर और नॉट, और नेक्स्ट क्लास में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो खत्म हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। यहाँ से हम कोलिनियरिटी के बारे में पढ़ेंगे। कोलिनियरिटी के बाद जो है कोलिनियरिटी निकालने के 4 तरीके होते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल के इक्वेशन। ठीक है, ये इस तरीके से करके हम खत्म कर देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगली क्लास में फाइनल है आपका। ठीक है, शीट भी आप लोगों को मिल जाएगी 70 सवालों के। तब तक आप लोग क्लास नोट्स को देखिए, वीडियो को देखिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।